नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर तुलिका साहू, जो एमईटी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में फोटोग्राफी का सेक्शन देखती हैं और आप भारत की पहली पीएचडी हैं फोटोग्राफी में। तो आज हमने इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया है कि ये हम लोगों को ये बताएंगी कि हम लोग जो फोटोग्राफ्स खींचते हैं मोबाइल से या अपने कैमरा से, तो वो ऐसे किस तरीके से खींचे कि वो एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह लगे, जैसे प्रोफेशनल खींचते हैं। क्योंकि आज के समय में फोटोग्राफी का बहुत ही चलन बढ़ गया है। हर आदमी के पास कैमरा है, कैमरा अच्छे अच्छे हैं। मोबाइल में भी ऐसे कैमरे आ गए हैं जो बहुत अच्छे हैं और हम हर पल की फोटो लेना चाहते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम कहीं देखते हैं तो लगता है कि फोटो बहुत अच्छी है, हम खींचते हैं तो उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो आज मैंने तुलिका जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया है कि वो हम लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दें कि हम अपने मोबाइल से या कैमरे से जो फोटो खींचे वो एक प्रोफेशनल्स के जैसे नजर आए। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर तुलिका जी का। तुलिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सर। आपने इस जो है शब्द शब्द में मुझे बुलाया। ये एक्चुअली बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले तो आप हम लोगों को अपने बारे में बताइए कि कैसे आपने फोटोग्राफी का शौक जो था उसको कैरियर बनाया और आज क्या स्थिति है फोटोग्राफी में कैरियर की भी। सर देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक बहुत छोटा सा एक कस्बा है वहां से बिलोंग करती हूँ। टांडा जो है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में पहले पड़ता था, और अम्बेडकर नगर में पड़ता है और अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर है। तो बहुत छोटी सी एक जगह थी जहाँ पर क्लास 5th के बाद पढ़ने की कोई ऐसी खास सुविधा नहीं थी। एक स्कूल हुआ करता था जो कि इंटर कॉलेज था लड़कियों के लिए। वही आप उसको ही कह सकते हैं, वही बेस्ट या वर्स्ट जो भी आप समझें, एक वही कॉलेज था उस वक्त। और ये कह सकती हूँ कि जो मेरे माता पिता हैं, मतलब मम्मी तो अब नहीं रही, लेकिन ये था कि वो अपने समय से उनमें शिक्षा के प्रति एक जागरूकता थी। तो उन्होंने देखा जब वहाँ की स्थिति, तो उन्होंने एडमिशन मेरा करवाया जवाहर नवोदय विद्यालय में। शायद आप लोगों को पता हो, के लिए ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होता है, और उस टेस्ट को मैंने क्लियर किया और नवोदय में जाना मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। और पहले नवोदय का बहुत अच्छा नाम भी था, एक बहुत अच्छे स्कूलों में गिना जाता था। जी जी जी, आज भी है, लेकिन हाँ ये है कि अब कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। और जैसे कि कह सकते हैं ना, थोड़ी अनुशासनहीनता है, या टीचर्स के लेवल पे भी आप कह सकते हैं कि जो लगाव है बच्चों से, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटोरिएट हुआ है, तो उसका असर दिख रहा है। तो उस वहां पे पहुंचने पर मुझे एक जो है, कहते हैं ना कि अपने आप को पता लगना, अपने आप को पहचानना, तो नवोदय ने ये मेरे लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नवोदय का, कि उसने ये मुझे बताया कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए। क्योंकि सर आपको मैं बताऊं कि मेरे मेरे पापा मम्मी दोनों खुद फोटोग्राफर्स हैं। और जब मैं पैदा हुई तो मेरी नानी का घर वहां से 14 किलोमीटर दूर था। लखनऊ के रिस्पेक्ट में, आज के रिस्पेक्ट में हम सोचे तो 14 किलोमीटर हमें वॉकिंग टाइप का लगता है। अच्छा, 14 किलोमीटर, लेकिन अगर आप आज से करीब 40 साल पहले आप जाएं, तो आप सोचेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं। तब 14 किलोमीटर भी बहुत बड़ी दूरी हुआ करती थी। तो मेरे पापा ने एक फोटो खींची मेरी, मतलब जब नर्स पहली बार दिखाने लाती है बच्चों को, तो पापा ने फोटो खींची, तुरंत डेवलप किया और किसी को बाइक से किसी को भेजा और मेरी नानी को दिखाया, और नानी नाना को। तो नानी ने मेरे बस देखते ही कहा कि मुझे लगता है मेरी बिटिया बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। तो एक कहो मैं, एक अनजाना सा एक इनडायरेक्ट प्रेशर मेरे ऊपर हमेशा से था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसके लिए ही, उसी के लिहाज से मैं पढ़ाई करती रही। हाँ, मेरा जो बेंट ऑफ माइंड कहते हैं ना, आपका जो स्वभाव होता है, प्राकृतिक स्वभाव वो मेरा फाइन आर्ट्स की तरफ था। पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, गाना, ये सारी चीजें मेरी पसंदीदा चीजें थी। तो
वहां से जब मैं इंटर तक तो पढ़ाई करती गई बायो मैथ्स के साथ। उसके बाद जब कंप्लीट किया तो मैंने अपने टीचर से पूछा, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप या तो फैशन डिजाइनिंग करो या फाइन आर्ट्स करो। तो जब मैं फाइन आर्ट्स कर रही थी तो मुझे याद है कि शुरू कर दिया था मैंने। मैं एक साथ फाइन आर्ट्स भी कर रही थी, एक साथ में मेडिकल की कोचिंग भी कर रही थी, दोनों दो नाव पे सवारी कर रही थी मैं लगातार। तो बहुत छोटी सी जगह है टांडा। तो मेरे पापा को किसी ने 5 साल का कोर्स हुआ करता था बीएफए, अभी तो 4 साल का है। तो मेरे पापा को किसी ने थर्ड ईयर में ये समझाया कि अरे बेटी क्या कर रही है, क्या करेगी, करियर नहीं बन पाएगा। बायोमैथ से किया था उसने, आपने बीएससी करा देना चाहिए था, उसकी कहीं नौकरी लग जाती, टीचर बन जाती। तो पापा मेरे से मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ऐसा करो कि तुम ये छोड़ दो और बीएससी करो। तो मैंने पापा से कहा कि पापा देखिए, या तो मैं ये करूंगी या तो फिर मैं, क्योंकि तब तक किसी वजहों से मेडिकल की पढ़ाई में छोड़ चुकी थी फर्स्ट ईयर के बाद। तो मैंने कहा पापा मैं तो ये करूंगी या फिर मैं घर बैठ जाऊंगी, अब आप बताइए कि क्या करना है मुझे। तो उन्हें पता था कि थोड़ी जिद्दी बेटी है मेरी, एक्चुअली बैठ जाएगी घर में। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तो उसको करो। लेकिन हमेशा जो करियर वाला क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, ये सवाल हमेशा से था उनके दिमाग में और सारे लोगों के दिमाग में। जब मैं घर जाती थी लोग मुझसे पूछते थे तो उनके लिए बहुत बड़ा एक बड़ी मिस्ट्री थी कि अरे फाइन आर्ट्स जैसी कोई चीज होती है, इसमें भी आप करियर बना सकते हैं। तो खैर आगे आते आते मैंने फोटोग्राफी में, और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड था। तो इस मेल डोमिनेटिंग फील्ड में आना बसना और करियर बनाना ये थोड़ा सा टफ, और क्योंकि बहुत सारा समय मांगता है। ये जो फील्ड है फोटोग्राफी बहुत सारी समय और बहुत सारा डेडिकेशन मांगता है, हर क्रिएटिव फील्ड की तरह। तो मैं जहां तक करियर पॉइंट ऑफ व्यू का है कि पहले क्या था, पहले लोगों के अंदर डर था कि करियर कैसे बनेगा, क्या बनेगा। लेकिन मैं उन सबको मैं अपना भी एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं बहुत छोटी सी जगह से आई थी, मैंने एक ऑफ बीट करियर चुना और आज अपने फील्ड में थोड़ा ठीक ठाक काम कर रही हूँ। और जहां तक आगे फोटोग्राफी के भविष्य का सवाल है, तो मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई भी फील्ड फोटोग्राफी से अछूती है। कोई भी फील्ड आप देखिए, हर एक जगह फोटोग्राफी है। बस शर्त ये है कि आपको अपने काम को समझना होगा, प्यार करना होगा और उसमें 100% डेडिकेशन दिखाना होगा। आजकल क्या है कि कैमरा सभी के पास है तो सबको ये लगता है कि हम फोटोग्राफर्स हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बेसिक्स को समझना, जानना, और अगर आप उसे जान जाते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि फोटोग्राफी ही नहीं कोई भी फील्ड आप अपना करियर नहीं बना सकते। और फोटोग्राफी तो इसका तो बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब मैं ऐसे देती हूँ कि डीएसएलआर से शुरू हुआ, पहले मैनुअल एसएलआर, एनालॉग एसएलआर था, डीएसएलआर आया, अब मोबाइल में अच्छे कैमरे आने लगे। अगर फोटोग्राफी का स्कोप नहीं होता तो कैमरा के फील्ड में जो साइंटिस्ट हैं, इनोवेशन, हाँ साइंटिस्ट, इतने इनोवेशन क्यों होते? तो बहुत बढ़िया करियर है, बहुत बढ़िया करियर है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस फील्ड में नौकरी तलाशने की भी जरूरत नहीं है। फ्रीलांस वर्क कितना ज्यादा है कि आप घर बैठे और बिना किसी के नौकर हुए ही काफी अच्छा कमा सकते। तो आपने फोटोग्राफी में जो पीएचडी किया वो उसके बारे में बताइए कुछ। सर एक्चुअली क्या था कि जब मैंने बीएफए किया अपना अप्लाइड आर्ट्स से, तो अप्लाइड आर्ट्स का एक सब्जेक्ट हुआ करता था फोटोग्राफी। क्योंकि मैंने बताया मेरे मम्मी पापा फोटोग्राफर्स हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि फोटोग्राफी मेरे खून में है। जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब जब मैं पैदा हुई कह सकते हैं, तो मेरी मम्मी को भी पापा ने इस बिजनेस में ले लिया था। तो दोनों लोग डार्क रूम में काम करते थे और उनके पास कोई और हेल्पिंग हैंड नहीं था। तो वो डार्क रूम में जो डिशेस होती है ना, डेवलपर की है ना, स्टॉप बाथ की, फिक्सर की, उसी के साथ एक और डिश वैसी ही ट्रे लगती थी जिसमें गद्दी डाल के मैं लेटी रहती थी। तो शायद मतलब आपका बचपन डार्क रूम में भी था।
मेरा बचपन डार्क रूम में बीता, राइट। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पापा ने बहुत बचपन से कैमरा पकड़ा दिया। मुझे लगता है कि 6-7 साल की उम्र से उन्होंने मुझे ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, आप सुना होगा आप लोगों ने, TLR, जिसमें वो इस तरह होता है और 2 लेंसेज होते हैं ऊपर नीचे। तो उस कैमरे से उन्होंने फोटोग्राफी करनी मुझे सिखा दी थी। तो मुझको भी याद है कि जब हमारे स्टूडियो में कुछ कस्टमर्स आते थे और मैं वहां होती थी, तो क्योंकि मैं ट्राइपॉड से नहीं पहुंच सकती थी, तो स्टूल लगा करके पापा कहते थे इनकी फोटो खींचो। तो स्टूल लगा करके और मैं उनकी फोटो खींचती थी। एक्सपोजर वगैरह धीरे धीरे उन्होंने मुझे समझा दिया था कि क्या करना है। आसपास खड़े रहते थे क्योंकि रील बहुत महंगी आया करती थी तब के टाइम में, तो एक्सपेरिमेंट तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक बेसिक सेटिंग मुझे उन्होंने बता दी थी स्टूडियो सेटअप में। तो वो मैं करने लगी थी। बहुत छोटेपन में ही उन्होंने मुझे डार्क रूम में रील डेवलप करना बता दिया था, फोटो डेवलप करना बता दिया था। तो तब तो हम लोग ना एकदम डार्क कमरे में रोल को निकालना, उससे कैसेट से निकालना, उसके बाद फिर वो आप पता नहीं याद ऐसे ऐसे करके उसको डेवलप करना। 36 की पूरी रोल आती थी। ये भी ध्यान कि स्क्रैचेस ना पड़े उसके अंदर, कितना ट्रे में कितना ऊपर से उसको रील को डेवलपर के अंदर करना है ताकि उसका इमल्शन ना खराब हो। तो ये सारी चीजें पापा ने मुझे बहुत बचपन में ही सिखा दी थी। मतलब प्रैक्टिकल तो आपने पहले सीख लिया था, हाँ, लेकिन थ्योरी बाद में की। थ्योरी बाद में सीखी, ये आप कह सकते हैं। प्रैक्टिकल मैंने सीख लिया था, थ्योरी बाद में सीखी। तो जब मैं यहाँ आई तो आप कह सकते हैं ना कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल थी। वैसे मैं आपको बताऊं, मेरी पेंटिंग भी बहुत अच्छी है, मैं मतलब कलर ब्रशेस के साथ भी बहुत अच्छा काम करती हूँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल थी और जो बड़ा अपना सा लगता था। फ्रेंडली थी आप बचपन से फ्रेंडली उसके? थी, हाँ मैं फ्रेंडली थी, मुझे बहुत अपना सा लगता था। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब सब्जेक्ट चूज करने की बारी आई तो मैंने फोटोग्राफी चूज किया और लकीली सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि तब के टाइम में सिर्फ 4 या 5 सीट्स हुआ करती थी आर्ट्स कॉलेज में, और ऑल ओवर इंडिया से लोग आते थे। कंपटीशन काफी टफ रहता था। वो करने के बाद फिर काफी साल मैंने 2003 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पीएचडी नहीं थी आर्ट्स कॉलेज में। 2010 में पीएचडी का, 2010 नहीं 2009 में इनफैक्ट ऑर्डिनेंस आया पीएचडी हो सकती है। और उस वक्त एक एंट्रेंस टेस्ट था, मैंने एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया। फिर बाकी चीजें तो आप जानते ही हैं। फिर एडमिशन हुआ और मैंने पीएचडी की। लखनऊ आर्ट कॉलेज से ना? लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से जी। तो अब ये तो आपका सफर रहा, अब कुछ टिप्स हम लोगों को, हमारे दर्शकों को दीजिए कि अगर उनको मोबाइल से या सामान्य डिजिटल कैमरे से खींचना हो तो कैसे वो अच्छे फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं? क्या क्या चीजें उनको दिमाग में रखनी चाहिए? देखिए, अगर मैं कहूँ कि मोबाइल कैमरा जो है, मोबाइल कैमरा एक तरह से हमारे लिए बून की तरह है, मतलब ब्लेसिंग है मोबाइल कैमरा। क्योंकि देखिए, एक तो जो DSLR है उसको सबके लिए खरीदना बहुत मुश्किल काम है, बहुत महंगा है, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल काम है, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। तो इस लिहाज से मोबाइल कैमरा हर हाल में बहुत फायदेमंद है जो फोटोग्राफर्स हैं। देखिए, एक चीज जो मैं ये कहती हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात है जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके पीछे जो फोटो खींच रहा है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप फोटो खींचने जा रहे हैं, चाहे आप मोबाइल कैमरे से या फिर छोटे जो हमारे पास डिजिटल कैमरे होते हैं उनसे जा रहे हैं, तो आप हमेशा एक स्टोरी तलाशिए पिक्चर में। एक कहानी होनी चाहिए, कोई ना कोई एक कहानी। जो कैरेक्टर्स हैं उसमें एक कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर आपस में कुछ लिंक होते हों। तो और दूसरी चीज ये है कि अगर थोड़ा बहुत आप कॉम्पोजिशन के बारे में जान लेंगे तो वो बेहतर होगा, और बहुत आसान है उसके बारे में जानना। आजकल तो मैं कहती हूँ गूगल, हमारे पास वर्ल्ड क्लास एक लाइब्रेरी है जो हमारे अपने हाथ में है। हाँ, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी जो हमारे अपने हाथ में है। तो अगर हम बेसिक बस ये ध्यान रखें कि बेसिक्स कुछ कॉम्पोजिशन के जान लें,
प्लस फोटोग्राफ में एक स्टोरी, एक फोकल पॉइंट, ये 2-3 चीजें अगर देख लें तो आपकी फोटोग्राफ जरूर जो है प्रोफेशनल जैसी बन जाएगी। दूसरी चीज है कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी में जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है, ये एडिटिंग होती है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मोबाइल जो फोटोग्राफी है वो इसमें भी काफी आगे है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे एप्स मिल जाएंगे जो कि आपको कहीं लैपटॉप की जरूरत नहीं है, आपके कैमरे में मोबाइल में ही वो फोटोग्राफ एडिट हो सकती हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि आप उन फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी जगहों पे तुरंत शेयर करके भी एक रिव्यूज आप ले सकते हो। और अगर आप बहुत ना गंभीर फोटोग्राफर हैं, मतलब मोबाइल से भी गंभीर फोटोग्राफी की जा सकती है, तो ये मेरा सजेशन है कि बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जिनके काम को आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए कि वो कैसा काम करते हैं, क्या ऐसी खास बात है जो अच्छी लग रही है फोटो, तो एनालिसिस कीजिए, इस फील्ड के लोगों से बात कीजिए, अगर हो सके तो आप एक अच्छी बेहतर फोटोग्राफ खींच सकेंगे। नहीं, कुछ लाइट का जो कंपोजिशन होता है फोटो में, वो कैसा होना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि फोटोग्राफ में फ्लैट लाइट अवॉइड करनी चाहिए। फ्लैट लाइट का मतलब होता है कि एकदम डायरेक्ट फ्रंट लाइटिंग, यानी कि सब्जेक्ट जो भी है आपका, मान लीजिए मैं कैमरा पर्सन हूं और लैपटॉप मेरा सब्जेक्ट है, उसकी मुझे फोटो खींचनी है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एकदम सामने से लाइट ना पड़े। लाइट का डायरेक्शन अगर एंगुलर है तो आप सेम सब्जेक्ट की फोटो आप सामने से लाइट डाल करके देखिए, एंगल से लाइट डाल के देखिए, तो आपको दिखेगा कि कितना ज्यादा वेरिएशन हो जाता है, रिजल्ट में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। प्लस अगर आप नेचुरल सी बात है कि आप आउटडोर फोटोग्राफी ज्यादा कर रहे होंगे, तो उस वक्त एक गोल्डन लाइट कही जाती है, एक सुबह के टाइम और शाम के टाइम हमें सुनहरी धूप मिलती है, सुनहरा रंग होता है, जो बहुत हार्ड भी नहीं होती और क्लियर होती है। जी, बहुत हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट लाइट होती है, सुनहरापन होता है, तो उससे एंगुलर होती है वो लाइट, तो उससे फोटोग्राफ में एक तो एंगुलर लाइट 3 डायमेंशन देती है फोटोग्राफ में। दूसरी चीज है कि थोड़ा सा वार्म टोन, थोड़ा सा तो वार्मथ आती है फोटोग्राफ में, और बहुत कंट्रास्ट बहुत जबरदस्त नहीं होता, स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट नहीं होता है, कंट्रास्ट भी काफी माइल्ड होता है। तो इस वजह से जो है लाइट अगर हम आउटडोर यूज कर रहे हैं तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट आपका इंडोर लाइटिंग के लिए भी है। अगर आप जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे मोबाइल एक्सेसरीज आने लगी हैं, अलग से लाइट्स आने लगी हैं मोबाइल के लिए भी, तो उनके साथ भी कोशिश यही की जानी चाहिए कि फ्रंट लाइटिंग ना हो। अच्छा, एक चीज अभी आप शुरू में बताई कि फोटो खींचते समय ये देखें कि उसमें एक स्टोरी हो, वो फ्रेम का सिलेक्शन कैसे करें? बहुत सारी चीजें होती हैं सामने, उनमें से हम एक प्रॉपर फ्रेम सेलेक्ट करते हैं जिसमें फोटो खींचते हैं, वो फ्रेम कैसे परफेक्ट हो? देखिए, एक तो जो फ्रेम है उस फ्रेम में अगर आप बहुत सारी चीजें रखेंगे, बहुत सारी चीजें, तो आपका फ्रेम खराब हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, और फ्रेम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपके फ्रेम में लेयरिंग हो सकती है। लेयरिंग का मतलब होता है कि जैसे कुछ लोग आगे खड़े हों, कुछ बीच में खड़े हैं, कुछ पीछे खड़े हैं, लेकिन फिर उसमें एक कॉमन चीज है कि वो सारे इंसान हैं। अब आप उसमें अगर इंसान भी रखें, जानवर भी रखें, कुछ नॉन लिविंग चीजें भी रखें फॉर एग्जाम्पल, तो ये 3 तरह की चीजें इकट्ठा हो गई, तो तीनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए किसी एक एलिमेंट पर, और उस एक एलिमेंट के साथ आप, जैसे मान लीजिए एक इंसान है, एक कुत्ता है, 2 एलिमेंट हुए, दोनों आपस में एक स्टोरी बना रहे हैं, कोई लिंक क्रिएट कर रहे हैं, तो अवॉइड करना चाहिए बहुत सारी चीजें अपनी फोटोग्राफ में, कि बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो बेस्ट कैमरा है वर्ल्ड का, दुनिया का जो बेस्ट कैमरा है वो इंसान की आंखें हैं। अभी तक उस स्टैंडर्ड का कैमरा नहीं बन पाया है, क्योंकि इंसानी आंखों में ये कुव्वत होती है कि वो
जितनी बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन वो जिस चीज को देखना चाहते हैं वो उसी चीज को देखेंगे। कंसंट्रेट करने की जो खासियत होती है इंसानी आंखों में, वो कैमरे में नहीं होती। कैमरा सब चीजों को बराबर, जैसे आपने बहुत बार ऐसा होता है, मुझे हंसी आ रही है सोच करके भी। एक बार मेरे पास एक स्टूडेंट मेरे पास एक फोटो लेकर के आया। मैंने कहा क्या है बेटा इसमें? उसने कहा मैम बड़ी फोटो, उसमें बहुत सारी झाड़ियां थी। उसने कहा मैम इसमें गिरगिट है। मैं कहा कहाँ? वो देखिए गिरगिट। ये देखिए गिरगिट है। मैं कहा ओ अच्छा, हाँ ये गिरगिट, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ बेटा। अच्छा उसमें क्या था? उसमें जो फेंस थी उसकी जाली भी थी, लताएं भी थी, एक दो फूल भी आ रहे थे, पत्ते भी थे, और बीच में से पत्तों के बीच छोटा सा कहीं एक गिरगिट दिख रहा था। तो यही है, देखिए गिरगिट जरूर उसका फोकल पॉइंट था, लेकिन जूम नहीं किया था। हाँ, गिरगिट देखा बच्चे ने। कैमरे में किसको देखा? गिरगिट को भी देखा, फूल को भी देखा, फेंस को भी देखा, पत्तों को भी देखा। तो वहां पे क्या हुआ, जब फोटो आई तो गिरगिट गायब था, बाकी हर चीज दिख रही थी। जो कैमरा देख रहा था वो दिखा दिया उसने। जी, जो कैमरा देख रहा था उसने दिखा दिया। तब मैंने उसे समझाया, मैंने कहा बेटा जब आप देख रहे हो तो आप एक इमेजिन करो कि मैं इतनी चीजें लेनी है, अपने दिमाग में ना इमेजिन करो कि इतनी चीजें लेनी है, इन चीजों में क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या ये जरूरी है, क्या ये आपका जो गिरगिट था उस गिरगिट के साथ कुछ उसको फायदा दे रही है। जैसे मान लो गिरगिट कहीं रह रहा होता, कोई उसका खोपन होता, तो ये हो जाता है कि अच्छा चलो उसका हैबिटेट है, वहां पे गिरगिट रहता है। तो यही चीज है जो फोटोग्राफी में फ्रेम करते वक्त हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम आपस में लिंक करती हुई चीजों को एक फोटोग्राफ में रखें। अच्छा, कई बार हम कैमरे में देखते हैं पोर्ट्रेट मोड बहुत लिखा होता है, ज्यादातर फोटोग्राफर पोर्ट्रेट मोड में खींचते हैं। क्या पोर्ट्रेट मोड क्या है और कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं? देखिए सर, जो पोर्ट्रेट मोड है एक्चुअली क्या होता है, पोर्ट्रेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड से जो चेहरा है वो चेहरा मिक्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, अलग होना चाहिए। इसको कहते हैं फोटोग्राफी की उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड। तो डेप्थ ऑफ फील्ड जो होनी चाहिए ऐसी फोटोग्राफ में बहुत कम होनी चाहिए। इसको लेमैन लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो धुंधला दिखना चाहिए, थोड़ा आउट ऑफ फोकस होना चाहिए, धुंधला होना चाहिए। तो पोर्ट्रेट मोड होता है कि जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसको कम कर देता है। तो इस तरह से जो चेहरा है और जो बैकग्राउंड है दोनों के बीच में एक क्योंकि चेहरा क्लियर होगा, बैकग्राउंड आउट ऑफ फोकस होगा, तो उस तरह से चेहरे पर ही पूरा ध्यान जाएगा। तो पोर्ट्रेट मोड में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हमें लगता है कि अगर हम लोग हफ्ते डेढ़ हफ्ते या 10 दिन में एक आध किसी टॉपिक पे ऐसे डिस्कस करेंगे तभी कुछ लोगों की समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल, आप जब कहें। तो जी जी बिल्कुल। तो ये थी तुलिका जी से हमारी बातचीत। फोटोग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसको कुछ मिनटों में समझना मुश्किल है। मैंने आज अभी तुलिका जी से बात के दौरान ये समझा है और इसीलिए मैं आग्रह किया मैंने तुलिका जी से कि भाई हर कुछ दिन के बाद हफ्ते में या 10 दिन में हम लोग एक सब्जेक्ट वाइज कुछ लेके चलेंगे, तब आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। तो बहुत जल्दी हम तुलिका जी से दोबारा जुड़ेंगे नए फोटोग्राफी के विषय में। और अभी तुलिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से हमारा आग्रह है कि यूट्यूब का चैनल देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि हमारी बातचीत कैसी लगी और क्या चीजें आप और सीखना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जल्दी ही फिर मुलाकात होती है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी शैलेंद्र सर, और मैं इंतजार करूंगी नए सेशन का, ताकि